सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अभी क्या है कि मेरा मेंस ओवर हो चुका है। तो इसके बाद मैंने सोचा कि जो प्रीलिम्स का फियर है, जो लोगों में फियर बढ़ता जा रहा है, उस फियर फैक्टर को थोड़ा दूर करने के लिए यूपीएससी के पैटर्न को थोड़ा एनालाइज किया जाए। और एग्जाम हॉल में मेरा जो अपना थॉट प्रोसेस था कि मैंने किस तरीके से इन टफ क्वेश्चंस को सोच करके किस तरीके से इन्हें अटेम्प्ट किया, और मोस्टली मेरे सारे अटेम्प्ट्स सही हुए हैं। राइट, मैंने लगभग 86-87 के आसपास अटेम्प्ट किए थे और मेरा स्कोर डिसेंट बन रहा है, अराउंड 125 प्लस। इस बार की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि जनरल की भी आपके 80 तक इतनी नीचे चली जाएगी। सो मेरा वो थॉट प्रोसेस क्या था वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हम नहीं देख रहे हैं कि यूपीएससी 2022 के प्री के इन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या है, जैसा मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अभी हम 45th क्वेश्चन के आगे का अपना एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से मैंने इन क्वेश्चंस को पढ़ा, एलिमिनेट किया और कौन सी ट्रिक्स का यूज, और किस तरीके से हमारे पास जो अवेलेबल नॉलेज है उसे आप कैसे क्वेश्चन के साथ लिंक करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। राइट आंसर के बहुत करीब तक पहुंच सकते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये अभी का जो सेशन है, अभी की जो आगे के 2 लेक्चर्स है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक, राइट, और एनवायरनमेंट वाला पोर्शन जो मेरा सी सीरीज था। ये लगभग 50th क्वेश्चन के बाद साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट मेरा उसमें शुरू हुआ। और मोस्टली आपको हैरानी होगी, जो जिस साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट को इस बार इतना टफ बताया गया, मेरे वो सारे मोस्टली सारे क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। मुझे भी हैरानी हुई थी ये देख के। राइट, तो क्या वो ट्रिक्स रही वो अभी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर मन करे तो। राइट, तो देखो ये 46th जो क्वेश्चन है, ये फिर से हिस्टोरिकल पर्सन वाला क्वेश्चन था। और इसमें वही पैटर्न फिर से पूछा हुआ है कि इतने में से कितने ये सारे पेयर्स इसमें करेक्टली मैच्ड है। तो मैंने इसे पहले ही लीव कर दिया। यहाँ देखो मैंने पहले इसमें क्रॉस मार दिया कि नहीं, ये अपने से नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो इनके नाम ही इतने खराब इधर दिए हुए हैं जो मैंने उतना सुना नहीं था। नाथ मुनि के सिवाय मैंने उतना सुना नहीं था। ये भी पता नहीं था कि ये नाथ मुनि है कौन से सेक्ट का। तो मैंने ये सारे क्रॉस कर दिए पहले ही कि ये अपने से नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, और आई थिंक ये मेरा क्वेश्चन जो है ये मैंने गलत मार्क किया हुआ है, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस ये था। पीवाईक्यू इसमें बड़ा हेल्प किया। 2021 में भी मंगोल इन्वेजन से आपके क्वेश्चन आया हुआ था। राइट, मंगोल इन्वेजन से क्वेश्चन आया हुआ था कि इल्तुतमिश के टाइम पे पहला मंगोल इन्वेजन इंडिया में हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। राइट, 2021 के प्री में। और इस बार फिर से वही पैटर्न, वही क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट टोन में, है ना, डिफरेंट टेस्ट के साथ इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया कि द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इन इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खलजी। भैया ये कहाँ जलालुद्दीन खलजी, आप 1298-99 के आसपास पहुंच गए हैं। राइट, उस टाइम तो जलालुद्दीन खलजी के टाइम पे पता नहीं कितनी बार इन्होंने, खलजी डायनेस्टी के टाइम पे कितनी बार अटैक कर दिया था मंगोल ने। तब तक तो मतलब मंगोल साम्राज्य वो बंट चुका था, चंगेज खान मर भी चुका था, चगतई वगैरह उसके जो 4 बेटे थे उसमें बंट भी चुका था तब तक मंगोल साम्राज्य। तो ये तो एकदम गलत स्टेटमेंट, इसे मैंने सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया। तो 1-1 वाला मैंने देखो सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। दूसरा आता है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था, दिस इज माय थॉट प्रोसेस, कि इस तरीके से मैंने एग्जाम में सोचा। राइट, और ऐसे एलिमिनेशन से मोस्टली आपके क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन कुछ गलत भी होंगे, जैसे मैंने ये गलत कर दिया। दूसरा आता है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज्ड द सिटी। बिसीज्ड द सिटी, मैं इसमें बहुत कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे आई थिंक 1302 या 1303 में एक अटैक हुआ था दिल्ली पे इनका, मंगोल का। और जो चगतई था, चगतई मंगोल राजा हुआ करता था उस टाइम, चगतई, तो उस चगतई के टाइम पे दिल्ली के लिए इन्होंने मार्च किया था, इतना मुझे मालूम था। पर दिल्ली को इन्होंने सीज कर लिया, ये मुझे मालूम नहीं था। राइट, और ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उस टाइम आई थिंक उस टाइम खलजी जो है उस टाइम राजपूतों के साथ कुछ उसका डिस्प्यूट चला हुआ था, तो मेवाड़ साइड वो गया हुआ था, जहां तक मेरी नॉलेज अब जो मैं रिकाउंट कर पा रहा हूँ। उस टाइम ये ध्यान में नहीं आया, तो मैंने उस टाइम 2 को भी इनकरेक्ट मार्क कर दिया कि
क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने सिटी को बिसीज कर दिया, राइट। इसीलिए मैंने इसे एलिमिनेट किया। मुझे लगा कि यूपीएससी वर्ड प्ले कर रही है इसमें, दिस इज व्हाई आई एलिमिनेटेड इट एंड आई मार्क्ड इट रॉन्ग। कोई बात नहीं, बट दिस इज द थॉट प्रोसेस जो कि आपको ऐसी अलग अलग नॉलेज सेट को लिंक करके इसमें चलना है। नेक्स्ट आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेरीली लॉस्ट द पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू द किंगडम ऑफ मंगोल्स। ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी लूज किया या नहीं, लेकिन क्योंकि ये जनरल सी स्टेटमेंट लगी और इनमें से क्योंकि एक ना एक सही होनी ही थी, ऑप्शन देख के इनमें से एक ना एक सही होनी ही थी। 2 और 1 को मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, इसलिए मैंने 3 मार्क कर दिया। हालांकि ये स्टेटमेंट बता रहे हैं कोचिंग वाले कि ये गलत स्टेटमेंट थी। मैंने इसके बारे में ज्यादा रिसर्च भी अभी तक नहीं किया हुआ है, बट दिस वाज माय थॉट प्रोसेस, राइट। और मैं आंसर के बहुत करीब तक पहुंचा, देखो आई वाज वेरी वेरी नियर टू द आंसर। सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हुए थे। दिस इज हाउ यू यूज योर एलिमिनेशन टू रीच क्लोजेस्ट टू द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास कि कुलाहदारान, ये मैंने एकदम छोड़ दिया। मैंने गेस कर लिया था कि इसका राइट आंसर अरब मर्चेंट हो सकता है। आई थिंक इसका आंसर भी अरब मर्चेंट ही है, अरब मर्चेंट ही है। बट मैंने इतना गेस कर लिया था कि ये मर्चेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, राइट। कुलाह हो गया, दरान हो गया, तो ये कुलाह कुलाह जो ये वर्ड है, ये ऐसे ही मर्चेंट व्यापार से रिलेटेड उस टाइम यूज हुआ करता था मेडाइवल इंडिया में। बट मैंने इसमें रिस्क लेना नहीं सोचा, इसलिए मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया। ये मैंने लास्ट के लिए मार्क करके रखा था, लेकिन फिर लास्ट में टाइम नहीं बचा, राइट। दिस इज व्हाई आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन एट दैट टाइम। नेक्स्ट आता है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बस हिस्ट्री की ये 1-2 क्वेश्चन रहे, उसके बाद अपन क्या है कि एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के इसमें शुरू कर देंगे। उसमें मजा आएगा भाई, उसमें लॉजिक ठीक यूज हुआ है। कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कि डच इस्टेब्लिश्ड, इसमें मैंने मतलब ये मेरा सही मार्क हुआ है और इसमें मैंने अपनी लॉजिक का भरपूर यूज हुआ इस क्वेश्चन में, और इसमें मैंने काफी सोचा था उस टाइम, 1-1.5 मिनट तक मैंने इस पे सोचा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। और ऐसा ही क्वेश्चन याद करो, ये यूपीएससी का ट्रेंड बन रहा है कि उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ, जैसे कौन सी कोस्ट में सेट करी। ऐसा ही ये क्वेश्चन 2021 में भी आया था। पीवाईक्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस साल जो चीज आपको ऑप्शन में दे रही है वो अगले साल क्वेश्चन में होगी। सबूत लेना है तो आगे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखना। ये पैटर्न यूपीएससी का अब बन चुका है। दिस इज व्हाई पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। ये लोग बोल रहे हैं कि द डच इस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज, वीडियो स्टार्ट है या नहीं है, हाँ स्टार्ट है कि डच इस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, ऑन द लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट किया। मैंने कहा यार गजपति रूलर, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है इंडिया की मेडाइवल हिस्ट्री की, मैंने उतनी नहीं पढ़ी हुई है। हालांकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड ही है, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन क्या है कि अपन कॉलेज में क्या उतना पढ़ते नहीं थे, तो मेडाइवल हिस्ट्री की मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं है। तो गजपति रूलर, जहां तक मुझे याद था कि यार ये तो उड़ीसा की बात कर रहे हैं, लगभग उड़ीसा के आसपास गजपति रूलर उस टाइम राज किया करते थे। और इनका डचों का जो सबसे पहली फैक्ट्रीज थी ये आंध्र प्रदेश के कोस्ट में इन्होंने शुरू किया था, राइट। मसूलीपट्टनम वगैरह इनके जो सबसे पहले वहां पे फैक्ट्रीज हुआ करती थी, उधर इन्होंने शुरू किया। तो मैंने कहा ये गजपति रूलर्स तो इसमें बात बन नहीं रही है। दिस इज व्हाई आई एलिमिनेटेड दिस। तो सबसे पहले मैंने इसे 1-1 को एलिमिनेट कर रखा हुआ था पहले, राइट। और आंसर भी यही था, बी आंसर था। यही यूपीएससी ने एक ऑप्शन में यहाँ हिंट कर रख छोड़ी थी। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन पढ़ा, मैं कहा थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। अगेन मुझे इस कैप्चर्ड में बहुत डाउट हुआ, इसीलिए मैंने इसे मार्क कर रखा हुआ है कि यार कैप्चर करना मतलब आप अटैक करके कहीं से कैप्चर कर रहे हो, किसी से छीन के ले रहे हो। और इसीलिए मुझे इस क्वेश्चन पे भरपूर डाउट है, इस क्वेश्चन पे मुझे बहुत डाउट है। यूपीएससी हो सकता है इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर सके, हालांकि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं यूपीएससी के आंसर की क्या होगी, राइट। क्योंकि कैप्चर्ड वर्ड का मतलब है कि आपने पहले अटैक किया और युद्ध करके आपने उसे जीता। दिस इज द मीनिंग ऑफ कैप्चर्ड। पर जहां तक मैंने पढ़ा था कि ये बात सही है कि बीजापुर का उस टाइम का जो सुल्तान था, उन्होंने गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया था, और ये 1510 के आसपास की बात है, इतना मुझे याद आ गया। बट कैप्चर्ड वर्ड में बहुत कंफ्यूज्ड था, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मैंने फिर स्टेटमेंट 1 मुझे ज्यादा इनकरेक्ट लगे। यूपीएससी में ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि विच स्टेटमेंट इज मोर इनकरेक्ट। अगेन यूपीएससी में
करेक्ट स्टेटमेंट आपको आंसर तक ले ही नहीं जा सकती। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वंस। आपको इसीलिए वहां पे बैठाया गया है। दिस इज द एग्जामिनर्स माइंडसेट जो आपको जिससे आपको खेलना है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फर्स्ट। और इन दोनों में से ज्यादा इनकरेक्ट मुझे अभी भी स्टेटमेंट 1 ही लग रही थी। स्टेटमेंट 3 फिर मैंने पढ़ी कि ईस्ट इंडिया कंपनी established factory at Madras on the plot of land leased फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगरा एम्पायर। अब मैंने इतना पढ़ रखा हुआ था कि इन्होंने जो अपनी मद्रास वाली फैक्ट्री स्टेब्लिश की, उसके लिए इन्हें जो लैंड ग्रांट की थी वो एक लोकल रूलर ने, वहां पे लोकल नायक ने ग्रांट की थी। अब वो नायक विजयनगरा एम्पायर का था या नहीं था, इस पे मैं ज्यादा फिर नहीं पढ़ा, क्योंकि इनमें से एक ना एक स्टेटमेंट करेक्ट होनी ही थी। दिस इज व्हाई आई एलिमिनेटेड ऑप्शन 1 एंड आई मार्क्ड बी ऑप्शन, और ये मेरा ठीक हो गया। अब तुक्का मानो जो मानो, वो ठीक हो गया भाई। आंसर चाहिए अपने को। अगेन 50th क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दे रखा हुआ था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। और ये जो कानून है ना, याद रखना, जो इंडिया के एंशिएंट सिविल लॉज हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ये ट्रेंड हो गया है यूपीएससी का। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? 2021 का आपने यूपीएससी का प्री निकाल के देखना, 2021 का, और उसमें मिताक्षरा लॉ और दयाभागा लॉ, इन दो फिलोसफीज पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत टफ क्वेश्चन था सर, बट एक स्टेटमेंट ऐसी थी जिसे आपको वहां पे एलिमिनेट करना था, मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल ऑफ फिलोसफी में, राइट। और ये मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार। 2014 में भी आई थिंक इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, जहां तक मुझे नॉलेज है। दिस इज व्हाई पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही पीवाईक्यूज का एनालिसिस ट्रेंड वाइज हम करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा यार। दिस गिव्स अ सॉर्ट ऑफ क्या कहेंगे इसे, सेंस ऑफ रिवॉर्ड, राइट। सो यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब आते हैं अर्थशास्त्र पे, राइट। अर्थशास्त्र पे ये जो क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट कहती है कि पर्सन कुड बी ए स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। मैंने कहा ये बात सही लग रही है, क्योंकि उस टाइम जो है ना, कौटिल्य के टाइम पे, अब क्योंकि मैं पीएसआईआर का स्टूडेंट हूँ, राइट, और मैंने कौटिल्य की फिलोसफी को ठीक ठाक पढ़ा था, राइट, फिलोसफी को पढ़ा था, और मुझे ये भी पता था कि कौटिल्य ने स्लेवरी सिस्टम का विरोध नहीं किया। अब क्योंकि राज्य को चलाने के लिए ये जो वर्णा सिस्टम है, वैश्य शूद्र वगैरह, ये सिस्टम उस टाइम जरूरी था, राइट। इसीलिए स्लेवरी भी उस टाइम जरूरी थी, ताकि राज्य के काम होते चलते जाए। तो एक पनिशमेंट के तौर पे स्लेव बनाया जाना संभव है कि ये सही रहा होगा, राइट। उस टाइम पे कि हम तुम्हें दास बनने की पनिशमेंट देते हैं, राइट, दिस वाज पॉसिबल, इसलिए मैंने एक को करेक्ट माना। दूसरा, इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वाज लीगली फ्री। ये इंपॉर्टेंट बात है। कौटिल्य जो है, हमेशा वो क्या है कि भले ही उसने स्लेवरी को डिफेंड किया हो, बट वो हमेशा जस्टिस की बात करता था। एंड इफ और मैंने फिर इस पे ऐसे सोचा कि इफ अ फीमेल स्लेव has gone into sexual relationship with her master, then she has already been punished for her deed, right? Already उसे punish किया जा चुका है। Why? Because she has already served her master physically, right? So if she gives a birth to the son of the master, तो डेफिनेटली उसे स्लेवरी से फ्री होने का हक होना चाहिए। और जो वेस्ट में उस टाइम स्लेव के लॉ थे, वो भी कुछ ऐसे ही थे, बच्चा दो खुद को छड़ाओ, राइट। नेक्स्ट आता है कि इफ सन बोर टू द फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज एंटाइटल्ड टू लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। बिल्कुल, मैंने अगेन कहा कि कौटिल्य ने हमेशा जस्टिस की बात कही है, भले ही उसने स्लेवरी को डिफेंड किया हो। तो अगर इफ अ मास्टर गेट्स a son with his slave, right, then definitely son should have the right of the real biological son of the master. Why? Because master has contribution इसके पूरे प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मास्टर हैज ए कंट्रीब्यूशन, सो मास्टर शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, राइट। तो आई थिंक, मुझे लगा कि ये तीनों स्टेटमेंट्स बहुत जेनरिक सी है और सही है। और हमेशा जो भी ऐसे टफ क्वेश्चन में इतनी स्पेसिफिसिटी में अगर कुछ चीजें पूछी हुई है ना, इफ इतनी स्पेसिफिसिटी में कोई चीजें पूछी हुई है और आपको कोई भी चीज ऐसी लगे कि हाँ ये थोड़ी न्यायप्रिय है,
ये जस्ट है ये चीजें। तो मार्क डी ऑप्शन कॉन्फिडेंटली, अगर गलत भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें। दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस। अब आते हैं भाई, नाउ बिगिंस योर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन। इस क्वेश्चन में मैंने देखो लॉजिक भी लगाया और तुक्का भी लगाया और ये ठीक भी हुआ। 51st क्वेश्चन कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्योंकि पिछले साल भी देखो, पिछले साल आई थिंक ये न्यूयॉर्क डेक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट ऐसे करके कुछ डेक्लेरेशन आई हुई थी पिछले साल, और 2021 के प्री में भी आई वाज एबल टू क्लियर माय जीएस कट ऑफ, बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स बिकॉज मेरा जो सी सेट है वो उस टाइम थोड़ा कमजोर रह गया था, और पॉइंट से मैं सी सेट में रह गया था उस टाइम। तो उस टाइम भी वो जो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे फॉरेस्ट डिक्लेरेशन वाला, आई मार्क्ड दैट क्वेश्चन रॉन्ग, आई मार्क्ड दैट क्वेश्चन करेक्टली, आई डोंट नो हाउ, बट माई एलिमिनेशन वर्कड एट दैट टाइम, राइट। और वो उसका जो नो हाउ वाला जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा हुआ है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपने कैसे कवर करना है, राइट, किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पे ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहले ही यहाँ पे, पहले इसके जब भी स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करे वो, सबसे पहले क्वेश्चन की पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ना कि विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब फिर यहाँ देखना, ट्रैकर पे फोकस किया मैंने, इसीलिए मैंने इसे गोला मार्क किया। फिर मैंने मॉनिटर पे फोकस किया कि यार ट्रैकर का वर्ड देखो, ये ना तो कोई एजेंसी हो सकती है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ था कि इट इज अ विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट, आईपीसीसी। मैंने कहा ये बात नहीं बन रही है, क्योंकि विंग का नाम आप ट्रैकर थोड़ी ना रखेंगे कहीं पे, राइट। विंग का नाम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूएन की एक विंग हो गई एफएओ, राइट, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएनओ की आप इसे एक विंग मान सकते हैं। या अगर बेटर एग्जांपल लें तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, राइट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इट इज अ यूएन का विंग, यूएन का इनिशिएटिव, राइट। तो विंग तो इसमें मैंने कहा ऐसा ट्रैकर नाम तो नहीं रखेंगे विंग का। फिर मैंने अगला क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट देखी कि इट इज अ कमेटी अंडर यूएनएफसीसी। मैंने कहा ये भी बात नहीं बनी, कमेटी का भी ऐसा ट्रैकर नाम तो नहीं होगा, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। और ट्रैकर का मतलब है कि आप ना डेटा यूज करके ट्रैक कर रहे हो उन चीजों को, इसीलिए मैंने इन्हें रॉन्ग पहले ही मार्क कर दिया कि एजेंसी, कि इट इज एन एजेंसी। नेक्स्ट आता है कि इट इज एन एजेंसी, मैं ये तो मैंने सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया कि एजेंसी का नाम तो नहीं हो सकता ट्रैकर, क्योंकि ट्रैकर का मतलब है यू आर ट्रैकिंग समथिंग, और ट्रैक आप कैसे करते हो, डेटा से। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऑप्शन ए कुड बी द राइट आंसर, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी थी, और मेरा प्रोबेबिलिटी का गेम सही रहा एंड आंसर वाज राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि 52nd क्वेश्चन 2020 के बाद फिर से अपीयर हुआ है। वो कैसे, 2020 का सेट ए का 5th या 6th क्वेश्चन देखना यार, राइट, उसमें 2-3 एजेंसीज दी हुई थी और उनके सामने उनके इनिशिएटिव दिए हुए थे, और बोला था कि मैच करो कि इनमें से कौन सा इनिशिएटिव सही मार्क्ड है, राइट। इस तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें एक आपका ऑप्शन ये भी था अंडर टू कोएलिशन, कि ये किस चीज से रिलेट करता है अंडर टू कोएलिशन। इसीलिए मैंने पहले U2 कोएलिशन के बारे में जान लिया था, पूरी मैंने इस पे रिसर्च की, और मुझे पता था कि ये जो अंडर टू कोएलिशन है, ये क्लाइमेट ग्रुप का ही एक इनिशिएटिव है। क्लाइमेट ग्रुप क्या था, क्लाइमेट ग्रुप एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। एक मैं आपको और ट्रिक देता हूं, कहीं पे भी आपको अगर मार्क करना हो, जहां भी आपको लगे कि किसी नाम के लास्ट में इंटरनेशनल लिखा हो, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, पहले नहीं लास्ट में, तो मोस्टली वो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एनजीओज होती है जिसमें लास्ट में इंटरनेशनल लगाया गया हो, राइट। तो जैसे ये क्लाइमेट ग्रुप हो गया, और एक अगर आपको कहीं पे कोएलिशन देखने को मिला, कोएलिशन, तो याद रखना कि हमेशा इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे राइट, कुछ भी मान लो ग्रीन कोएलिशन कोई ऐसा नाम है, राइट, ग्रीन कोएलिशन बना दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसे जो कोएलिशन वाले नाम होते हैं, और अगर वो एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं, तो इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका कोएलिशन है, राइट, उनका कोएलिशन है। ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैंने इसका पैटर्न ये देखा हुआ है कि मोस्टली ये इस तरीके के जो नाम होते हैं ये एनजीओ होते हैं, राइट, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स नहीं होते हैं।
इसीलिए मैंने देखो U2 कोएलिशन पे मैंने थोड़ी रिसर्च कर रखी हुई थी। क्लाइमेट ग्रुप का मुझे ऑलरेडी पता था कि इनके ऐसे इनिशिएटिव है जैसे EP100 हो गया और EV100 हो गया, और ये जो इस तरीके के इनिशिएटिव है EP100 क्या है कि बहुत सारी कंपनीज, इतना मुझे पता था कि बहुत सारी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज, और उनका ये कोएलिशन है सो दैट दे कैन डिक्रीज देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। EV100 पे भी मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की ये एक इनकी अपनी चला हुआ है इनका प्रोग्राम, राइट। तो इतना ही मुझे इसकी रिसर्च पता थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन इस तरीके के गलत दे के रखे हुए थे। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन था, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। ये मुझे लगा कि हाँ ठीक हो सकता है ऑप्शन। सेकंड आता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। देखो इसमें 3 फैक्ट दिए हुए हैं, 3 फैक्ट। यहां आता है आपकी प्रोबेबिलिटी का गेम, जहां आपको मैथ्स यूज करना है अपना। 3 फैक्ट दिए हुए हैं, और मैंने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था, राइट। इसके ऑप्शन में यार ये इसके ऑप्शन में मैंने देखा कि ये एकदम फंसाया जा रहा है इन चीजों को, राइट, कि इनमें से कोई ना कोई तो जरूर इनकरेक्ट होगा, राइट। ऑप्शन भी इसके कुछ इस तरीके के थे, है ना। तो इन 3 फैक्ट्स में से गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। 3 फैक्ट्स में से किसी के भी एक गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, क्योंकि 3 फैक्ट दिए हुए थे, और यूपीएससी जहां भी 3 फैक्ट मतलब इतने ज्यादा फैक्ट देगा, उस स्टेटमेंट को मतलब आंखें बंद करके उसे इनकरेक्ट कर देना चाहे, राइट। ये एक इनका पैटर्न रहा है। फैक्ट ये हमेशा कहीं ना कहीं गलत देते हैं, और फैक्ट ये भी गलत है कि आई थिंक इट इज नॉट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बट रादर इट वाज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसलिए भी मैंने इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया था, राइट। इसलिए भी मैंने इस स्टेटमेंट को उस टाइम एलिमिनेट किया, क्योंकि EP100 मुझे पता था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से बेटर ऑप्शन है कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इनके साथ ये इस तरीके का कुछ भी पार्टनरशिप करेगी। दिस इज व्हाई आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन, राइट। और 2 को एलिमिनेट करके मैंने इसमें बी मार्क कर दिया था। और इसमें एक अलग बात थी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटेरिएट टू U2 कोएलिशन, अंडर 2 कोएलिशन। भाई ये मुझे फैक्चुअल नॉलेज थी कि अंडर 2 कोएलिशन जो है ये आपके क्लाइमेट ग्रुप से रिलेटेड है। देखो क्लाइमेट ग्रुप से रिलेटेड है, और यहाँ यूपीएससी लॉजिक मांगता है आपसे, राइट, लॉजिक से खेलता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बता रहा है कि क्लाइमेट ग्रुप कुछ इंडिपेंडेंट चीज है। बात समझ में आई कि क्लाइमेट ग्रुप कुछ इंडिपेंडेंट चीज है। यहां दूसरे इसमें बता रहा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लाइमेट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किए हुए हैं, राइट, क्लाइमेट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किए हुए हैं। तीसरे में बता रही है, इस लास्ट स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि जो अंडर 2 कोएलिशन है, जो कि क्लाइमेट ग्रुप का एक कोएलिशन है, राइट, क्लाइमेट ग्रुप का एक कोएलिशन है, वो अंडर 2 कोएलिशन को सेक्रेटेरियल सपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रोवाइड कर रही है। ये कैसे हो सकता है? पार्टनरशिप आप किसके साथ करते हो? जो आपका हिस्सा नहीं हो, राइट, जो आपका पार्ट नहीं हो। अगर क्लाइमेट ग्रुप आपका पार्ट होता, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का पार्ट होता क्लाइमेट ग्रुप, तो इन्हें पार्टनरशिप करने की वो जरूरत नहीं पड़ती। उसे हम सब्सिडियरी रिलेशनशिप कहते हैं, सब्सिडियरी रिलेशनशिप कहते हैं, तो इसे पार्टनरशिप हम नहीं कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से भी मैंने इस 5th स्टेटमेंट को उस टाइम आई थिंक एलिमिनेट किया था, और मेरा ऑप्शन सही निकला, बी वाज द राइट ऑप्शन। सो दिस वाज माय थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस को कंपेयर भी करना होता है एक दूसरे से कि कहीं कुछ रिलेशन इनका गलत तो नहीं बैठ रहा है। सो दिस इज हाउ आई मार्क्ड इट करेक्ट। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता मैंने क्यों इसे इनकरेक्ट मार्क कर दिया उस टाइम, राइट। इसमें बोला हुआ है कि जो अगर आप रेन फॉरेस्ट को या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहेंगे, राइट, लंग्स ऑफ अर्थ कहेंगे, तो आपके जो वेटलैंड्स हैं उन्हें आप किडनी कहेंगे, राइट। किडनी क्यों कहेंगे इसे? सिंपल है कि जो वेटलैंड्स हैं दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस इन द सॉइल एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। दिस वाज द करेक्ट आंसर, बट आई मार्क्ड दिस वन कि पता नहीं क्यों कि दे एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। आई थॉट कि इससे क्या है कि प्योरिटी आएगी पानी में, राइट, और
लंग का जो मेन फंक्शन होता है एक्चुअली वो होता है कि आपके जो बॉडी के जो वेस्ट होता है, बॉडी का वेस्ट होता है, उसे ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज देता है, राइट, रिफ्यूज प्रोवाइड करता है। एंड वो जो फिल्ट्रेशन वाला काम होता है वो सारा काम ये लंग्स करते हैं। दिस इज वाई वी कॉल इट अ लंग ऑफ अर्थ, राइट, कि आपका जो भी सेडिमेंटेशन पानी में आ रहा है, जैसे गंगा रिवर हो गई, इसका जो भी सेडिमेंट होता है ये आपके जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पे सुंदरबन वेटलैंड में ये फिल्टर होकर के फिर पानी आगे जाता है, फिल्टरेटेड पानी। दिस इज व्हाई वी कॉल इट अ, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, राइट, इसमें कुछ भी एनालिटिकल नहीं था। सो दिस इज व्हाई एंड आई मार्क्ड इट रॉन्ग, आई मार्क्ड इट रॉन्ग, मुझे इसका अफसोस भी नहीं है उतना। नेक्स्ट आता है कि WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन। ये चीज पिछले साल मेंस में पूछी हुई थी, 2021 के मेंस में, एंड मैंने फिर भी इसे स्टडी नहीं किया था, बट इवन देन आई मार्क्ड इट राइटली, बी वॉज माई राइट ऑप्शन। तो इसमें मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट, थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के क्वेश्चन को, स्पेसिफिक क्वेश्चन को करने में, राइट। जैसे यहाँ पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि 24 आवर का आपका जो मीन ये जो आपका PM 2.5 का लेवल होगा, मतलब आपका जो PM 2.5 का एयर में एवरेज लेवल होना चाहिए 24 घंटे के अंतराल में, वो अराउंड 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, और एनुअल इसमें बताया है कि 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मुझे अब पता है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, उस टाइम पता नहीं था, इसीलिए मैंने इसे पहले स्टैंड बाय मोड में रखा कि हो सकती है सही हो, राइट। हालांकि इसमें फैक्ट्स बहुत है, इसके रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन फिर भी मैंने इसे अभी स्टैंड बाय मोड में रखा कि अगली स्टेटमेंट देखते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज कि in a year the highest level of ozone pollution occur during the periods of inclement weather। मुझे इंक्लीमेंट वेदर समझ नहीं आया पहले, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, इंक्लीमेंट वेदर का क्या मतलब होता है। फिर मैंने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखी थी, दूसरी साइड जो होती है, राइट, तो इंक्लीमेंट वेदर का उसमें मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ मेरे पास ये क्वेश्चन है, हाँ, प्रतिकूल मौसम, प्रतिकूल मौसम उसमें लिखा हुआ है। प्रतिकूल का मतलब नेगेटिव मौसम, जो स्टेबल ना हो, और स्टेबल मौसम, इनस्टेबल मौसम कौन सा होता है, इनस्टेबल मौसम या प्रतिकूल मौसम कौन सा होता है, जिसमें आपके पास बादल हो, राइट, जिसमें बादल हो, बारिश वगैरह हो रही हो, उसमें कहाँ आपके ओजोन लेवल पाए जाएंगे भाई, बादल में आपके जो ओजोन लेवल, ओजोन पोल्यूशन है, और ओजोन पोल्यूशन कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को हम ओजोन पोल्यूशन कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन है उसे हम पोल्यूशन नहीं कहते, ओजोन पोल्यूशन इज योर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। और ट्रोपोस्फियर में ये जो ओजोन बनती है, ओजोन बनती है, वो कैसे बनती है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से आपके बनती है, राइट। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं ओजोन को, और ये इस साल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मॉग एंड हाउ डज इट गेट फॉर्म्ड, प्रोसेस को बताइए, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था वहां पे, राइट, ओजोन पोल्यूशन पे। सो इस सेकंड स्टेटमेंट को मैंने इसीलिए एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि भैया ट्रोपोस्फियर में ओजोन बनाने के लिए अगर आपको प्रोसेस का पता है तो राइट, अदरवाइज आप इसे कहीं पे सर्च कर लो, अगर आपको प्रोसेस का पता है तो आपको पता होगा कि ट्रोपोस्फियर में अगर आपको ओजोन बनानी है, जो कि पोल्यूशन होता है एक, तो उस ओजोन को बनाने के लिए लाइट चाहिए होती है, और लाइट बादल में थोड़ी ना आएगी। दिस इज व्हाई आई एलिमिनेटेड दिस सेकंड ऑप्शन। हिंदी की ट्रांसलेशन इसीलिए आपकी मदद भी करती है। और नेक्स्ट आता है कि PM10 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। मैं कहा ये बात तो नहीं है, आई थिंक ये मैंने उसी टाइम सोचा कि जो PM10 है ये PM 2.5 से तो बड़ा ही होगा बहुत, राइट, PM 2.5 छोटा होगा, क्योंकि ये जो PM है ये उनके पैरामीटर को डिनोट करते हैं कि कौन कितना बड़ा है, तो 2.5 वाला PM का जो पार्टिकल है वो छोटा होगा, PM10 बड़ा होगा। तो मुझे इसमें लगा कि हाँ ये इन्होंने कुछ वर्ड प्ले किया हुआ है इसमें। दिस इज व्हाई आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2, एंड द आंसर वाज 1 and 4 ओनली। और फोर्थ तो मुझे पता था कि ओजोन अगर ज्यादा हो जाए तो आपको अस्थमा ये कॉज कर सकता है, आंखों में भी इरिटेशन वगैरह हो सकती है, ये तो सभी को पता ही रहता है, फोटोकेमिकल स्मोक के नेगेटिव इम्पैक्ट। दिस इज हाउ आई रीच्ड एट द राइट आंसर, थ्रू एलिमिनेशन, थ्रू लॉजिकल गेसिंग वगैरह, आप जो भी इसे कहो। देखो गुच्छी पे यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखो मुझे गुच्छी की नॉलेज ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे इस ऑप्शन ने थोड़ा कंफ्यूज पहले किया, राइट, गुच्छी के बारे में।
बट स्टिल आई मार्क्ड राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा इसमें राइट ऑप्शन था। तो मेरा इस क्वेश्चन में क्या थॉट प्रोसेस रहा, मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये गलत मार्क कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया यूपीएससी के क्वेश्चंस क्या, यूपीएससी की तैयारी आपकी कंपैरेटिव होनी चाहिए हमेशा। कंपैरेटिव मतलब आपने जो इकोनॉमी में पढ़ा उसे आप हिस्ट्री से कंपेयर करो, आपने इकोनॉमी में पढ़ा पॉलिटी से कंपेयर करो और बोलो कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। इससे आपकी एक आदत बनेगी कि जो अलग अलग स्टेटमेंट्स है आप उनको कंपेयर कर पाओगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो एक दूसरे की चीजों मतलब डाइवर्स चीजों के बीच में इफ यू आर एबल टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन डाइवर्स थिंग्स देन यू आर इंटेलिजेंट, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, राइट। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था कि इट इज अ फंगस, ये मुझे पता था, इट इज अ फंगस, डन, तो इसमें मैंने देखा भी नहीं। सेकंड आता है कि इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज पहले ही बताया हुआ है ना कि ये हिमालय के फॉरेस्ट एरियाज में ग्रो होता है। अब ये भी मुझे पता था कि हाँ ये आपके हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज में पाया जाता है, स्टेटमेंट सही है, राइट। अब मान लो अगर मुझे ये भी पता नहीं होता फिर भी हम राइट आंसर तक पहुंच सकते थे, वो कैसे कि इट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कमर्शियली कल्टीवेटेड, देखो पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि इट ग्रोज इन फॉरेस्ट एरिया, सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि ये कमर्शियली कल्टीवेट होती है, कल्टीवेट मतलब उगाई जा रही है। मैंने कहा ये बात तो सही नहीं बैठ रही, ये दोनों कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं और इन दोनों में से एक का इनकरेक्ट होना जरूरी है। ऑप्शन देख के लग रहा था कि इन दोनों में से एक का इनकरेक्ट होना जरूरी है और फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे कन्फर्म था कि हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट या तो यहाँ पे अकेले दिया हुआ है और या फिर यहाँ पे 1 and 2 ओनली दिया हुआ है, तो इनमें से मुझे लगा कि दिस इज हैविंग हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट, इसलिए मैंने 1 and 2 यहाँ पे मार्क किया। हो सकता था कि मैं 1 भी मार्क करूं, लेकिन इस तरीके के कंपैरेटिव एनालिसिस से देखो आप आंसर के कितना करीब पहुंच गए। मैं तो आंसर पे पहुंच ही गया बट कितने करीब पहुंच रहे हो इस तरीके के कंपैरेटिव एनालिसिस से। दिस इज व्हाई यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट। यूपीएससी इज ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग रॉन्ग ऑप्शंस, राइट। इसीलिए वो आपको रॉन्ग ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सको और वो कॉमन सेंस से। अदरवाइज कितना पढ़ के जाओगे नहीं निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा। कितना पढ़ लोगे, गुच्ची मशरूम के बारे में रिसर्च करोगे क्या, अगले साल कुछ और पूछ लेंगे वो, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन भैया ऐसा था कि मैंने इसे राइट भी मार्क किया और ये क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है। जरा नीचे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा कि मैंने प्लास्टिक्स पे एक क्वेश्चन पूरी एक क्लास ली हुई है और मैंने आपको बताया हुआ है कि रिन्यूएबल प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ऑक्सो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये पॉलीथायरिन टेरेप्थलेट पे मैंने उसमें पूरा एक सीरीज बनाई हुई है, राइट। और मैंने इस बार आपको जो प्लास्टिक को डिग्रेड करने वाला एक बैक्टीरिया नया मिला है, यूरोनेमा अफ्रीकनम बोर्स। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे, फॉलो करते होंगे तो आपको याद आ रही होगी वो क्लास, और वहीं से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि इसकी जो स्टेटमेंट्स थी वो मुझे भी कंफ्यूज कर गई, मुझे पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट की एग्जैक्ट नॉलेज थी बट मुझे भी ये कंफ्यूज कर गई, लेकिन फिर भी मैंने राइट आंसर इसमें मार्क किया। देखो पहला स्टेटमेंट इसमें कहती है कि its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties। ये बात सही थी, मुझे मालूम था। क्यों? क्योंकि आपके जो फॉर एग्जांपल आपके जो खिलौने होते हैं ना, जो आपके वूल के खिलौने होते हैं, कॉटन के खिलौने होते हैं, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए भी पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट के उसमें थोड़े थोड़े रेशे डाले जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले मार्क कर दिया कि ये सही होगी, तो ये दो ऑप्शन मैंने पहले हटा दिए इधर से, राइट। फिर सेकंड स्टेटमेंट में है, मैंने कहा कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेजेस, एनी एल्कोहलिक बेवरेज। मैंने कहा यार ये एनी वाला तो कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसे स्टैंड बाय मोड में रखा। फिर मैंने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी कि बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। अब मुझे पता है कि पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट जो है ये बॉटल बनाने में भी यूज होता है और आपके जो जो स्ट्रॉज होती है ना, जूस की स्ट्रॉज, उनको बनाने में भी यूज होता है। और ये जो बॉटल्स होते हैं ये तो भैया रिसाइकलेबल होते हैं, इसको पिघला दो, कुछ भी नई चीज बना दो। मैंने कहा इट कैन बी रिसाइकल्ड, ये बात सही लग रही है थोड़ी, तो मैंने 3 को भी राइट मार्क कर दिया। 1 and 3 यहाँ एक ही ऑप्शन में था, दिस इज वाई मैंने फोर्थ को उतना देखा भी नहीं। और
मैंने ये मार्क कर दिया। और फोर्थ ऑप्शन फिर से ये भी ट्रिकी था कि आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसरनेशन। बेसिकली ना इनकी इंग्लिश भी खराब है, यूपीएससी वालों की भी इंग्लिश खराब है, क्योंकि डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब OFF यहाँ पे आना था, राइट। तो इनकी भी इंग्लिश खराब है भाई, ये बात ध्यान में रखो, इन्हें भी इंग्लिश नहीं आती है, ये भी अपने ही लेवल के हैं। तो बस वर्ड प्ले करने में ये माहिर है कि आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसरनेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये एकदम इन्होंने विस्फोटक चीज दे के रखी हुई थी इसमें। फोर्थ ऑप्शन इसीलिए दी हुई थी ताकि आप इसे फोर्थ को एलिमिनेट कर दो, इसलिए मैंने यहाँ देखो 2 क्रॉस यहाँ पे लगाए हुए हैं, फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया। 1 तो ट्रू थी ही, इसीलिए मैंने 1 एंड 3 मार्क कर दिया, राइट। 1 तो मुझे पता ही था कि ये ट्रू होगी, तो इसलिए मैंने 1 एंड 3 मार्क कर दिया, क्योंकि विदाउट कॉजिंग एनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मैंने कहा ये तो नहीं बात होगी भाई कि इसके जो आर्टिकल्स बन रहे हैं, किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट के अगर आर्टिकल बन रहे हैं भाई, अगर आप उसे जला भी नहीं रहे हो तो भी उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है। आप अगर बॉटल को वैसे ही रख रहे हो तो भी उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है, राइट। क्योंकि एक एक जो जो आपके फोटो रिएक्शन होती है ना, उसमें लाइट के जो पार्टिकल, अगर आप धूप में रखोगे कोई बॉटल तो उसमें जो UVB या UVC टाइप की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी वो उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये कॉज करेगी, और उस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में बहुत सारे प्लास्टिक पार्टिकल्स मतलब इनविजिबल रूप से आपके एमिट हो जाते हैं। तो इसमें तो विदाउट एनी ग्रीन हाउस एमिशन ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि ये तो एकदम गलत है। दिस इज वाई आई एलिमिनेटेड दिस स्टेटमेंट ऑल्सो एंड आई मार्क द राइट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको आता था, नहीं आता था नहीं आता था। तो इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है, ये मैंने आंख बंद करके गोल्डन माशीर लगा दिया, क्योंकि पिछले साल ये न्यूज में भी थी। ये एक मछली होती है भाई, साउथ इंडिया में पाई जाती है आपके, राइट। तो कावेरी वगैरह के एरिया में ये आपको मिलेगी, राइट। तो गोल्डन माशीर ये इसका डायरेक्ट, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। और अगेन इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि PYQs की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि 2020 में ऐसा ही ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन कौन सी बर्ड स्पीशीज है, और उसमें याद रखना ये PYQ देखना है एक बार ध्यान से, क्वालिटी का था। उसमें यही था कि स्पून बिल्ड ये डैश डैश, राइट, वाइट नेक्ट ये डैश डैश, इस तरीके के नाम दिए हुए थे। वो क्वेश्चन ही कुछ ऐसा था, राइट, बनाया हुआ उन्होंने, और लॉजिक का यूज करके आप उसका राइट आंसर मार्क कर सकते थे। ये 2020 के प्री का बात है, और सेम उसी तरीके का क्वेश्चन उसी पैटर्न में इन्होंने यहाँ पे ये फिर से क्वेश्चन चिपका दिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग का प्लांट्स, ये अगेन एक ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो 6 ऑप्शन इसमें दी हुई थी, तो जहां भी मैं बहुत सारी ऑप्शंस देखता हूं, मैं वहां 1 2 3 4 5 एंड 6 मार्क करने से अब बच रहा हूं। पहले ये जमाना था कि आप ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दो तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैंने ये पैटर्न एनालाइज किया हुआ है कि जहां पे भी यूपीएससी इतने ज्यादा क्वेश्चन दे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने ऐसा झोल छुपा के रखा होता है जिसे आपको एलिमिनेट करना है। तो ऑल ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शंस में नहीं चलेगा, इस पैटर्न को हमेशा अच्छे से एनालाइज करें। तो अल्फा अल्फा क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? मुझे पता था कि अल्फा अल्फा जो है आपके अर्जेंटीना में जो आपका पेम्पेरो नाम के, राइट, जो आपके पंपास नाम के ग्रासलैंड है। अब अर्जेंटीना सभी को पता होगा कि ये साउथ अमेरिका है भैया, और यहाँ पे 3-4 तरीके के ग्रासलैंड आपको मिलेंगे। सबसे ऊपर आपको लानोस, फिर सेरेडोस, फिर कटिंगास, फिर क्रैम्पोस, फिर ग्रैंचेको, फिर पंपास, राइट। तो ये जो लास्ट में यहाँ पे पंपास है, यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा अल्फा नाम का घास। ये बात मुझे पता थी, पर ये नाइट्रोजन फिक्स करता है क्या, ये मुझे नहीं पता थी। मैंने कहा छोड़ो इसे। फिर ये अमरंथ, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या चीज है ये। फिर चिकपी, चिकपी देखो ये मुझे पहले समझ नहीं आया कि ये चिकपी बोलते किस चीज को है। फिर मैंने हिंदी में पढ़ा इसे, हिंदी में वहां देखा, शुक्र है उन्होंने इसमें चिकपी नहीं लिखा, उसमें चना लिखा हुआ था, चना। तो मैंने कहा चना तो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, बात तो बनती है। तो 3-3 वाला मैंने पहले रख दिया, ये देखो ये मैंने पहले ही मार्क कर दिया कि ए या बी में से ही कोई ना कोई आंसर है 3-3 वाला। तो बाकी मैंने दोनों एलिमिनेट कर दिए। फिर आता है इसमें क्लोवर, ये भी मुझे समझ नहीं आया किस चीज को बोलते हैं क्लोवर। पर्सुलेन को मैंने पढ़ा था, इसको मैंने स्टडी किया हुआ था, और मुझे पता था कि ये कार्बन फिक्सेशन वाला प्लांट है। और यहाँ मैंने थोड़ा मतलब दिमाग में थोड़ी ये बात थोड़ी घूम गई कि हो सकता है कि ये यहाँ पे यूपीएससी ने वर्ड प्ले किया हो, क्योंकि ये जो स्पिनक है आगे पालक,
ये मैंने तब तक पढ़ा नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ झोल है, इसीलिए मैंने इसे राउंड मार्क किया, क्योंकि ये कार्बन फिक्स करता है ये पौधा, इसीलिए ये पिछले साल न्यूज में था। और बहुत पौष्टिक भी होता है ये पौधा, राइट, परसुलेन कुल्फा नाम का पौधा, इसलिए ये न्यूज में था। छोटे छोटे इसके पत्ते होते थे, इतना मुझे याद आ गया कि ये परसुलेन है। इसलिए मैंने पहले 5 को एलिमिनेट किया, लास्ट में फिर स्पिनक देखा, पालक। मैं कहा यार पालक तो अपने यहाँ बहुत उगता है गाँव में भाई, अगर पालक उगाने से मिट्टी की क्वालिटी बढ़ती तो तब तो भाई सारे रिकमेंड करते कि पालक ही पालक उगाओ, दाल उगाने को क्यों बोलते कोई, राइट। राइट, तो मिट्टी की क्षमता इससे बढ़िया होती। मैं कहा पालक में भी, अब देखो जो भी आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होता है उसकी जड़ों में गांठें होती है, याद रखना, राइट। तो उसकी जड़ों में आपको गांठें देखने को मिलेगी, क्योंकि उसी में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया रहते हैं। मुझे पालक की जड़ें, मैंने कहा यार पालक की जड़ों में उतनी गांठें थोड़ी ना होती है। इसीलिए अब क्योंकि 5 और 6 स्टेटमेंट ये दोनों, 5th और 6th ऑप्शन ये दोनों मिल गए, इन दोनों ने मुझे बोला, इंट्यूशन दी कि हम दोनों गलत है। अब ये इंट्यूशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई थी कि हाँ दोनों गलत हो सकते हैं, दिस इज व्हाई आई एलिमिनेटेड 5th एंड 6th वाला ऑप्शन, और यहाँ पे आंसर आपका आ गया ए, मेरा आंसर सही था। मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये इसमें मार्क कर रखा हुआ है, कुछ पता नहीं था उनको, उन्हें लगा कि सबसे ज्यादा ऑप्शन वाला सही है। लेकिन ये आगे के लिए लर्निंग है, हमेशा यूपीएससी के ऑप्शन, अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएं, कभी भी ऑल ऑफ द अबव मार्क करने की, फर्स्ट इंस्टेंस में मार्क करने की कोशिश तो मत करना। ट्राई टू एलिमिनेट समथिंग। बायोरॉक टेक्नोलॉजी ये एकदम एग्जैक्ट भाई, ये अपने नोट से आई हुई थी, मुझे पता था कि क्या होती है बायोरॉक, तो मैंने सीधा बिना कुछ सोचे ए मार्क कर दिया। मैंने ये नीचे वाला पढ़ा भी नहीं कि क्या है ये ऑप्शन, ए मार्क कर दिया एंड दिस वाज राइट ऑप्शन। मियावाकी मेथड, अगेन ये मेरे नोट से आया हुआ था, पिछले साल न्यूज में था, राइट। ये जापान का एक मेथड है जिससे कि आप मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, ये डायरेक्ट था, और ये मैंने बाकी चीजें कुछ भी नहीं पढ़ी इसमें, दिस वाज डायरेक्ट ऑप्शन, आई मार्क्ड इट राइटली। इसके आगे का अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू लाइक दीज वीडियोस do subscribe to the channel, bell icon you will find it next to the subscribe button. So I hope this will add some value to your preparation. Take care, bye bye.